हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सरकार लगा दीजिए अपना पूरा दम, क्योंकि सर लाना है एग्जामिनेशन। आइए सर बात करते हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स। सर अब तक हमने जो अमेंडमेंट पढ़े, चैप्टर नंबर 9 तक के जो अमेंडमेंट थे वो कवर हो गए। सर शायद अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड माहौल बन रहा है। आओ सर अगले अमेंडमेंट तरफ बढ़ते हैं। सर चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, मस्त वाला। सर जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, सर फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 उसका पार्ट ए जब फिल करते हैं, उसमें आपने पैन नंबर जैसे इंसर्ट किया, उसको जब सबमिट करेंगे तब सीबीडीटी की वेबसाइट से डेटा फेच करेगा सीबीएसई डिपार्टमेंट का अपना पोर्टल gst.gov.in। सर अब पहले क्या होता था, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वहां पहले पंच करना होता था फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 के पार्ट ए में। पर अब डिपार्टमेंट ने बोला साहब, जब आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी लिंक्ड है सीबीडीटी की वेबसाइट पर, और हम लोग क्या करने वाले सर, सीबीडीटी की वेबसाइट से पैन नंबर का डेटा उठाने वाले सर, तो वहीं से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी उठा लेंगे साहब। क्लियर? तो अब क्या हो गया साहब, आप अपना पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर सर पार्ट ए में फीड करेंगे, स्टेट कोड डालेंगे सर, कौन से स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्लियर? उसके बाद डेटा क्या होगा साहब, सीबीडीटी की वेबसाइट से सर फेच करेगा जीएसटी पोर्टल का डिपार्टमेंट, फिर जीएसटी पोर्टल, एंड देन जो उस पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड है आपके पैन नंबर पे, उस पे ओटीपीज जाएंगे और ओटीपी आप इंसर्ट करोगे तो वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर जाएगा। मतलब ये हुआ है अमेंडमेंट, ये हुआ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में कि पार्ट ए में अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। जो आपके सीबीडीटी की डेटाबेस में पैन नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक्ड है उसी पर ओटीपी जाएंगे, एंड वन टाइम पासवर्ड जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा वो आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होगा। क्लियर? फिर पार्ट ए जैसे सबमिट हुआ सर, टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, फिर इस टीआरएन को यूज करके आप पार्ट बी फॉर्म ओपन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा सर आपका। क्लियर? डन। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते वक्त अलग से पंच नहीं करना है। जो पैन नंबर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका लिंक्ड है वही से डेटा फेच करेगा सीबीएसई का डिपार्टमेंट भी। ओके? और उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे, उससे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? ठीक। सर अब जब आपने एप्लीकेशन ओपन करी, सुनना बात को ध्यान से, एक छोटा सा गवर्नमेंट ने एक मस्त अमेंडमेंट किया है, गुजरात स्टेट को एक मॉडल स्टेट मानते हुए है, वहां से ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना चालू किया है। धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में लागू कर देंगे। अभी केवल गुजरात के लिए एप्लीकेबल है ये वाला अमेंडमेंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा। क्लियर? कहां पर? ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है? अब क्या हुआ तुम्हें समझाता हूं बेटा। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पता है, आप पार्ट ए सबमिट करेंगे, टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, टीआरएन को यूज करके पार्ट बी ओपन हो जाएगा, पार्ट बी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तब आपसे आधार ऑथेंटिकेशन मांगेगा बेटा। आपने या तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया। अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आपने ऑप्ट किया तो जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उस दिन, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन मानेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है, और उसके बाद डिपार्टमेंट को 7 दिन का वक्त मिलता है इधर टू गिव यू नोटिस और टू गिव यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर? ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ सर, ये रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A था। अब साहब यहां पे गुजरात स्टेट के लिए क्या बोल दिया है, अब अच्छा धीरे धीरे अभी ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करेंगे, अभी केवल गुजरात में एप्लीकेबल है सर ये। सर क्या बोल दिया है पे, विथ इफेक्ट फ्रॉम 26th of December 2022 if the applicant is applying for GST registration in the state of Gujarat, then the following additional procedure needs to be followed by the applicant। एडिशनल प्रोसीजर क्या होगा साहब, सुनना ध्यान से। क्या होता है, जीएसटी कॉमन पोर्टल। सर अब आप जैसे ही आधार नंबर डालते हो तो मेरी पूरी कुंडली आ गई सर जीएसटी पोर्टल के पास में। अब जीएसटी डिपार्टमेंट के पास मेरी पूरी कुंडली आ गई, मतलब सर आजकल सब चीज इन्होंने आधार से लिंक कर दी। अब मैंने मान लो फ्यूचर में मैंने पास्ट में कभी कोई फ्रॉड किया हुआ है, जीएसटी में फ्रॉड किया है, और या कुछ भी मैंने फ्रॉड किया है, और सर वो मेरे आधार से लिंक था एक्टिविटी, और सर मैंने कंपनी बंद कर दी, मान लो कोई शेल कंपनी बनाई थी सर, जीएसटी की आईटीसी का गड़बड़ किया मैंने सर,
और मैंने वो कंपनी बंद कर दी, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया था साहब, कंपनी वगैरह बंद कर दी सर, जेल वेल से जाके मैं छूट के आ गया, या फिर और भी कोई ऑफेंस मैंने की है। अब क्या हुआ, वो कंपनी बंद हो गई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सब काम खत्म। अब मैं सोचता हूं वापस नई शुरुआत करते साहब। अब मैंने क्या किया, वापस एक नई कंपनी चालू करी, या प्रॉपर्टीशिप कंसर्न या पार्टनरशिप कंसर्न जो भी किया साहब, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मेरा आधार नंबर डाला सर। जैसे मैंने आधार नंबर डाला, मेरा पास तो डिपार्टमेंट के पास है, मेरी कुंडली पूरी डिपार्टमेंट के पास है सर। डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो मेरे आधार के बेस पे जो डेटा डिपार्टमेंट के पास है, उससे उनको लगता है कि यार यहां पे तो मामला गड़बड़ है, तो डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, डिपार्टमेंट चाहे तो इस तरह के एसेट को आइडेंटिफाई करेगा कॉमन पोर्टल पे और उनको बोलेगा तुम यहां पे आओ, पहले कहां पे आओ पता है, जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जो डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा, जो एट प्रेजेंट जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिस खुद है। तो गुजरात में भी क्या किया, इस तरह का डाटा एनालिसिस करके डिपार्टमेंट ने ये चालू कर दिया एक्टिविटी कि अगर इस तरह का पर्सन कोई आइडेंटिफाई होता है कि ये रिस्क, ये इसको रजिस्ट्रेशन देना इज वेरी रिस्की, तो पहले उसको बुलाएंगे डिपार्टमेंट फिजिकली सर, उसको बायोमेट्रिक होता ना सर, आप ई मित्र पे या कहीं जाते होंगे तो आप वहां या किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराते तो होता ना बायोमेट्रिक, अंगूठा लगाओ, क्लियर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर चालू होगा साहब, वरना आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर चालू ही नहीं होगा सर। क्लियर, ये गुजरात में भी एप्लीकेबल किया है मालिक, समझे। तो कई बार क्या होता है, इस तरह के लोग जिन्होंने पास्ट में फ्रॉड किए हो, उनको डिपार्टमेंट में बुलाएगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट, कहीं वापस से फ्रॉड करके भाग नहीं जाए, इसलिए पहले से वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन देगा जीएसटी में। क्लियर, ये प्रोसीजर चालू कर दिया डिपार्टमेंट ने, अभी तो केवल चालू कहां किया है, गुजरात में बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। तो फॉलोइंग एडिशनल प्रोसीजर क्या है साहब, एवरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर other than a person notified under section number 25 subsection 6D। देखो बेटा, सेक्शन नंबर 25 subsection 6D में वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज वगैरह नोटिफाइड है, जिनको बोला तुमको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं है, हटाओ उनको। तो जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं उनको छोड़ो, बाकी सारे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters। डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर मेरे पास्ट से पता पड़ गया कि इसने कुछ गड़बड़ किया हुआ है साहब, तो ऐसे केस में इस तरह के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को शेल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने खुद ने अप्लाई किया तो उसका फोटोग्राफ लेंगे, बायोमेट्रिक लेंगे, एंड जैसे कंपनी है, कंपनी के इसमें डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू एप्लीकेंट्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6C। जैसे होता ना, इंडिविजुअल के अलावा कोई और पर्सन है, जैसे एचयूएफ है तो करता, तो जो सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6C में नोटिफाई किया हुआ कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, तो सर उन लोगों को आना पड़ेगा डिपार्टमेंट। क्लियर, और ऐसे केस में उनका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, फोटोग्राफ लेंगे, एंड सर अलोंग विद द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही इनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसीड होगा। अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी RE01। RE01 में आपने जो भी सर आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सब ओरिजिनल लेके आइए। एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर मतलब फैसिलिटेशन सेंटर एट प्रेजेंट क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट ही है बेटा, ऑफिस जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट के। नोटिफाइड बाय द कमिश्नर फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एंड द एप्लीकेशन शैल बी deemed to be complete। एप्लीकेशन shall be, देखना ध्यान से क्या लिखा है, deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso। मतलब आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है तभी मानेंगे जब आपका बायोमेट्रिक हो गया, डिपार्टमेंट जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो गया है, फोटोग्राफ हो गया है सर आपका। क्लियर सर, उसके बाद ही मानेंगे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, अदरवाइज एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हुई है मानेंगे सर। क्लियर, डन। वापस से रिपीट कर देता हूं बच्चा, में प्रोविजन क्या ऐड हुआ है, रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A में एक प्रोवाइजो ऐड किया गवर्नमेंट ने और बोल दिया क्या सर, एवरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, वहां पे डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि आधार ऑथेंटिकेशन करते वक्त वो आधार नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, ऐसा लगता है कि इस एसएससी को, इस एप्लीकेंट को, या इन इंडिविजुअल्स को, या इन पर्संस को जिनका आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, इनको सर आइडेंटिफाई, इनको वेरिफिकेशन, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। तो ऐसे केस में उन लोगों को पहले डिपार्टमेंट बुलाएंगे, फैसिलिटेशन सेंटर पे बुलाएंगे फिजिकल,
सर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाएंगे इनसे, उनको वेरीफाई करेंगे, बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन होगा, इनका फोटोग्राफ लिया जाएगा और उसके बाद ही इनकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होगी, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट ही नहीं हुई ऐसा मानेंगे। क्लियर, डन। प्लस साथ ही साथ सर आगे भी एक चेंज किया, इसका रेफरेंस दिया है, और पता है नॉर्मली रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को प्रोसेस करके या तो सर्टिफिकेट देने वाला काम डिपार्टमेंट को 7 दिन में करना पड़ता है, या फिर नोटिस देने वाला टाइम 7 दिन का दिया हुआ डिपार्टमेंट को। मतलब जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हो उसके 7 वर्किंग डेज में डिपार्टमेंट क्या करेगा, या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, या फिर आपको उनको लगता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो 7 दिन में आपको नोटिस दे देता है बेटा। क्लियर। पर जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया ही नहीं, या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, उनके लिए 7 दिन की जगह 30 दिन का वक्त है, याद है बच्चा? वहीं पर इन लोगों को भी ऐड कर दिया। किनको? पढ़ो, ये पढ़ना। अरे किनको? ये जो लोग रिस्की पाए गए, है ना, उन लोगों को बोल दिया कि यहां पे भी डिपार्टमेंट के पास 30 डेज का वक्त है, या तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे इन फॉर्म नंबर जीएसटी आरजी 06, या फिर इनको नोटिस इश्यू कर दे फॉर सम क्लेरिफिकेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। 30 दिन का वक्त है, 7 दिन का वक्त नहीं इन लोगों के लिए। क्लियर, देख लीजिए सर। हाउएवर वेयर अ पर्सन हु हैज अंडरगोन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर इज स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल। आइडेंटिफाई क्या कि मामला गड़बड़ है सर, इस केस में रिस्की है, based on data analysis and risk parameters for carrying out physical verification of the place of business। ऐसे केस में सर उन असेसीज का प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, इसलिए डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का टाइम 30 दिन का दिया गया है। क्लियर। तो 30 दिन के लिए जो दूसरे अदर पर्सन थे क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी यहाँ पे थे, क्लोज नंबर AA इंसर्ट किया, सेम यहाँ पे क्लोज नंबर AA यहाँ पे भी इंसर्ट कर दिया कि 30 दिन में या तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा डिपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट क्या कर देगा सर, उनको नोटिस इशू कर देगा। हाँ ना भाई। तो अगेन गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, जिन लोगों को हमने डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के बेस पे आइडेंटिफाई किया ऑन द कॉमन पोर्टल, उनको 30 दिन के अंदर या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम दे देंगे, या फिर हमको लगता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो ऐसे केस में हम उनको 30 दिन के अंदर नोटिस इशू कर देंगे। मतलब इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नोटिस इशू करने का टाइम 7 दिन का नहीं है, 30 दिन का है बेटा। क्लियर, डन। कोई खास बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। माहौल डन। पर यह भी एप्लीकेबल कहा गया बेटा केवल ओनली एंड ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात, पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि फेजेस में ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल कर देंगे ये माहौल सरकार। आइए बच्चों, सर बस रजिस्ट्रेशन में और कोई अमेंडमेंट था ही नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट इस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं था सर। क्लियर। देन टैक्स इनवॉइस चैप्टर में हम आ गए बच्चों। टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि सर टैक्स इनवॉइस में पार्टिकुलर्स क्या क्या होना चाहिए सर, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो वहां पे हमने वन ऑफ द कंटेंट पढ़ा है क्या, अगर रेसिपिएंट जो कस्टमर है वो अगर अनरजिस्टर्ड है, देखो वो अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसका जीएसटी नंबर, नाम, एड्रेस सर सब कुछ लिखना पड़ता है। पर अगर कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड, इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में सर अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ₹50,000 और मोर देन ₹50,000 वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर देन 50,000, तो ऐसे केस में नाम, उनका एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड लिखना पड़ता है बेटा। पर 50,000 से कम का वैल्यू है तो भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, नाम एड्रेस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में स्टिल रिक्वेस्ट द अफोर्सेड डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। रेसिपिएंट बोलता है नहीं मेरा नाम लिखो, एड्रेस लिखो तो लिखना है, बाकी जरूरत नहीं है। पर इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, मतलब 50,000 से कम की वैल्यू भी है और कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, पर अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या आप OIDR सर्विस सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर सप्लाइंग OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, या आप सर्विसेज सप्लाई करो थ्रू ECO। अच्छा, सर्विसेज के लिए ये बेटा ये जो प्रोविजन है गुड्स के लिए नहीं है, वहां पे इररेस्पेक्टिव वैल्यू 50,000 से कम वैल्यू तो भी सर आपको कस्टमर का, रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस along with its pin code, name of the state and the said address shall be deemed to be address on the record of the recipient। सर मतलब नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट का नाम, स्टेट कोड, ये आपको लिखना ही है अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या आप अगर OIDR सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। और जो आपने एड्रेस लिखा है उस एड्रेस को माना जाएगा दैट इज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। सर प्लेस ऑफ सप्लाई में बोलते हैं ना बेटा कि रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है तो उसका लोकेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ केसेस में बेटा
तो उस पर्पज के लिए ये माना जाएगा कि यही लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है। क्लियर, डन। सर पढ़ लीजिए इसको। However, where any taxable service is supplied by or through an ECU or by a supplier of OIDR service to a recipient who is unregistered, देखो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो सारी इंफॉर्मेशन होगी। रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है और अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी थ्रू ECO, या आप खुद एक ECO हो या आप OIDR सर्विस सप्लायर हो, तो ऐसे केस में irrespective of value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the state and the said address। name of the state लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा, नाम और एड्रेस लिखना पड़ेगा, और जो एड्रेस आपने लिखा है वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ GST। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं। आइए सर, अच्छा OIDR सर्विस सप्लायर और ECO के केस में रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसके एड्रेस ऑन रिकॉर्ड से प्लेस ऑफ सप्लाई में इफेक्ट आएगा, इसलिए पॉइंट लिखवाया गवर्नमेंट ने। आइए मालिक, सर हमने नेक्स्ट पढ़ा हुआ है सर, क्या मान लो मेरी एक दुकान है सर, मेरे कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है और मैं अपनी दुकान पर या सर्विस सप्लायर हूं या सप्लायर ऑफ गुड्स बेटा में, और मैं मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड और मैं टैक्सेबल सप्लाई भी करता हूं और एग्जाम सप्लाई भी करता हूं। तो सर टैक्सेबल सप्लाई के लिए मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एग्जाम सप्लाई के लिए मेरे को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सिंपल डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट बता रखा है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और क्या बोल रखा है मालिक, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकता है डिपार्टमेंट सप्लायर। A single invoice which is named as invoice cum bill of supply can also be issued if the customer is unregistered, जिसके अंदर सर वो टैक्सेबल सप्लाई भी सप्लाई भी कर सकता है और एग्जाम सप्लाई भी कर सकता है और सिंगल डॉक्यूमेंट इशू कर दे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए पॉइंट ऐड किया कि साहब इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में कंटेंट क्या क्या लिखना है यार। तो कंटेंट टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट लिखने वो हमने पढ़े, बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या लिखना है वो हमने पढ़ रखे सर। पर सर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का तो कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए क्लेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर, एक प्रोवाइजो ऐड किया और प्रोवाइजो ऐड करके बोल दिया क्या, फर्दर द सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शेल कंटेन द पर्टिकुलर्स। कौन से वाले पर्टिकुलर्स भाई, एज स्पेसिफाइड इन द रूल नंबर 46, दैट इज फॉर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के लिए जो पर्टिकुलर लिखे होते हैं वो सारे पर्टिकुलर्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई पे भी होने चाहिए। और एज पर रूल नंबर 54 मतलब इनवॉइसेस इन स्पेशल केसेस, जैसे होता ना बेटा ट्रांसपोर्टर के केस में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है ट्रांसपोर्टर केस में कि कंसाइनमेंट नोट की डिटेल भी देनी पड़ेगी सर। बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग से प्रोविजन दे रखा है, अगर आप मूवीज डिस्प्ले कर रहे हो, मूवीज एग्जिबिट कर रहे हो, उसके लिए अलग स्पेशल केस दे रखा है। तो सर जो कंटेंट लिखा है स्पेशल केसेस में वो सारे कंटेंट होना चाहिए, या फिर नॉर्मल सप्लाई है तो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस से सारे कंटेंट होना चाहिए। एंड रूल नंबर 49 मतलब बिल ऑफ सप्लाई के जो कंटेंट है वो सब होना चाहिए। मतलब कुल मिला के इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अगर आप इश्यू कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट तो कोई भी हो बिल में चलेगा, पर कंटेंट वो सारे होने चाहिए जो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट होते हैं, वो सब तो होने ही चाहिए सर। क्लियर, ठीक सर, डन, कोई खास बात नहीं। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के अलग से कोई कंटेंट नहीं होते। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स इनवॉइस के अंदर कंटेंट वो सारे होने चाहिए जो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई भी लिखे होते हैं वो। क्लियर माहौल। आओ बच्चों, सर अगले अमेंडमेंट तरफ बढ़ते हैं सर। आइए बच्चों, सर ई इनवॉइस। सरकार जैसे आपको पता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग रुपीज 5 CR, कितना बेटा 5 करोड़ क्रॉस करता है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो ऐसे केस में आपको सरकार ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर आई रिपीट, अच्छा एक मिनट आपके तो एग्जाम अभी है ना यार। ओके सर एक मिनट वापस सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी हाँ, देखो भाइयों सर गलती नहीं हो जाए एग्जाम में, अभी आपके लिए 30 अप्रैल तक के जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए वही एप्लीकेबल है, इसलिए 10 करोड़ की लिमिट है सर। मैंने गलती से 5 करोड़ बोल दिया था, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, वैसे ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर। ओके सुना बच्चों ध्यान से, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो ऐसे केस में आप पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, जो भी B2B सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बेटा। अब सर वहां पे आपको पता है ई इनवॉइस के प्रोविजंस के लिए कुछ एंटिटीज को एग्जिबिशन दिया हुआ है, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, SEZ यूनिट, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर्स। और हाँ है ना सर, इस तरह के लोगों को, कुछ लोगों को एग्जिबिशन दिया है फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस, ये आपको पता है बेटा। तो सर एक क्लेरिफिकेशन ये आया, एक सर्कुलर ये आया कि सर क्या पूरे एंटिटी को एग्जाम किया, जैसे बैंकिंग कंपनी है उसको पूरे को एग्जाम किया या उसकी बैंकिंग सर्विसेज को एग्जाम किया फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस।
तो सर्कुलर देके क्लेरिफाई किया कि पूरी एंटिटी को एग्जाम किया है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ ए इनवॉइस। एग्जांपल के लिए जैसे बैंकिंग कंपनी, आज आपने किसी बैंक से लोन लिया, प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी, भले B2B सप्लाई है, मोर देन ₹10 crore इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी बैंकिंग कंपनी ने कोई बुलियन बेचा है, होता ना सर, गोल्ड कॉइन्स बेचे बेटा इन्होंने, है ना सर, तो ऐसे केस में सर वहां पर भले बैंकिंग सर्विस नहीं है, बुलियन सेल कर रहे हैं बेटा ये, तो ऐसे केस में भी ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि दैट इज बीइंग सोल्ड बाय बैंकिंग कंपनी। क्लियर? तो एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है, एसजेड यूनिट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर्स, जीटीएज, सर इन सबको बोल दिया क्या, जैसे मूवी एग्जिबिट कर रहे हो आप लोग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी हो आप, तो इनको ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, भले सप्लाई कुछ भी करे ये लोग। क्लियर? सर इश्यू देख लीजिए ध्यान से, whether the exemption from mandatory generation of e-invoices is available for entity as a whole or whether the same is available only in respect of certain supplies made by the said entity। तो बोला क्या, entity as a whole को exemption मिलेगा। क्लियर? सर ई इनवॉइस की प्रोविजन जो है वो इन पे अट्रैक्ट नहीं होंगे, एंटिटी एज अ होल भले वो सप्लाई कुछ भी करे। एग्जांपल के लिए, अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स इंक्लूडिंग बुलियन। अब बुलियन बेच रहा है, कोई बात नहीं साहब, कोई ई इनवॉइस प्रोविजन अट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होंगे, बुलियन पे भी नॉर्मल बिल ही इशू करना है इनको, भले इनका टर्नओवर कुछ भी बच्चों। क्लियर? डन, कोई खास बात नहीं थी। आओ बच्चों अगला अमेंडमेंट। सर अब हम आ गए कहा, रिटर्न्स अंडर जीएसटी में। रिटर्न्स अंडर जीएसटी में एक मस्त रूल ऐड हुआ है सर, रूल नंबर 88C, उससे ही लिंक होकर ये वाला प्रोविजन आ रहा है, तुम्हें बताता हूं बेटा मैं। बार ऑन फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर पॉइंट ये आता है, बार ऑन फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर दो केस में अगर आपने, मैं बता दूं दोनों केस कौन से, ये रिपीट कर रहा हूं सो दैट थर्ड केस लिंक हो जाएगा। अगर आपने प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का, जैसे आप मंथली GSTR 3B फाइल करते हो, आपने QRMP स्कीम नहीं ले रखा, आप एलिजिबल नहीं हो सर, या एलिजिबल हो तो भी आपने QRMP स्कीम नहीं ले रखा, मतलब जो लोग मंथली GST रिटर्न फाइल करते हैं उन्होंने प्रीवियस मंथ का अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया, प्रीवियस मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं किया, तो करंट मंथ का ना वो GSTR 1 फाइल कर पाएंगे सर, और अगर उन्होंने वो GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, प्लस सर अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है तो आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का, मतलब प्रीवियस क्वार्टर का अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया, तो करंट क्वार्टर में ना आप GSTR 1 फाइल कर पाएंगे, ना ही आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर पाएंगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था सर। क्लियर? तो सर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने रिपीट कर दिया सो दैट प्रोविजन आपको याद आ जाए बच्चा। तो करंट टैक्स पीरियड में आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे और QRMP स्कीम ले रखा तो ना GSTR 1 फाइल कर पाएंगे, ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस मंथ या प्रीवियस क्वार्टर का GSTR 1 या इनवॉइस GSTR 3B फाइल नहीं किया तो बेटा। क्लियर? डन। प्लस एक नया रूल इंसर्ट किया, रूल नंबर 88C, जो भी हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बाद में, वहां उसका रेफरेंस याद दिया हुआ है सर। रूल नंबर 88C बोलता है क्या, अगर आपने GSTR 1 के अंदर या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो आपने इनवॉइसेस फर्निश किए, जिसके थ्रू क्रेडिट रेसिपिएंट के यहां चले गए GSTR 2B के अंदर, वहां पर टैक्स का लायबिलिटी ज्यादा था, और जब आपने उस महीने का GSTR 3B फाइल किया या उस क्वार्टर का GSTR 3B फाइल किया तो उसमें लायबिलिटी कम थी भाई साहब। मतलब जब GSTR 1 फाइल किया तो सपोज उसमें लायबिलिटी थी, जो सेल आपने दिखाई वो थी 10 करोड़ की, और उस पर GST की लायबिलिटी बनती मान लो 1 करोड़ की, और सर जब 3B फाइल किया तब उसमें टोटल सेल आपने दिखाई कितनी की, 3 करोड़ की, लायबिलिटी पे किया कितना, 30 लाख का सपोज। मतलब भाई साहब आप क्रेडिट तो पास ऑन करो 1 करोड़ का और टैक्स पे करो कल 30 लाख का। एग्जांपल जस्ट मेरा ये वाला। तो ऐसे केस में मजे ले रहे हो गवर्नमेंट के आपको, तो आप तो सर सप्लायर ने GSTR 1 के थ्रू क्रेडिट तो पास ऑन कर दी 1 करोड़ की, और इधर गवर्नमेंट को टैक्स मिला कितने का, 30 लाख का। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने रूल नंबर 88C इंसर्ट किया और बोला क्या सर, पहले मैं 88C की बात कर रहा हूं सर, यहाँ पे ये रहा रूल नंबर 88C ये वाला, और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉमन पोर्टल पे जाएगा, कॉमन पोर्टल क्या करेगा, सिस्टम बेस्ड एनालिसिस करेगा कि साहब GSTR 1 में लायबिलिटी ज्यादा, 3B के अंदर लायबिलिटी कम, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक रेशियो फिक्स करेगा कि इससे ऊपर अगर डिफरेंस जाता है, इससे ज्यादा अगर डिफरेंस जाता है, एक परसेंटेज फिक्स कर देगा डिपार्टमेंट, उससे ऊपर अगर डिफरेंस जाता है तो ऐसे केस में ऐसे एसएससी को
ऐसे एसएससी को जिसने जीएसटी 1 में लाइबिलिटी ज्यादा दिखाई और 3B के अंदर कम टैक्स पे किया, तो ऐसे एसएससी को हम नोटिस इशू करेंगे, नोटिस इशू करके बोलेंगे भाई साहब ये जो डिफरेंस आ रहा ना इसको पहले पे करो, या फिर इस नोटिस का रिप्लाई दो। हो सकता है कभी गलती हो गई यार, आर्टिकल असिस्टेंट था बेटा फर्स्ट ईयर, 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ टाइप कर दिया हो गया गलती कुछ, जीएसटी 1 फाइल करते हुए गलती हो गई, 3B में एक्चुअल सही करेक्शन किया, सही फाइल किया उसने सर, हो सकता है ना यार, या तो आप रिप्लाई दीजिए उसका या फिर जो डिफरेंस उसको पे करिए, क्लियर। और अगर आपने रिप्लाई दिया वो अगर हमको जस्टिफाइबल लगता है तो ठीक है सर, या आपने टैक्स पे कर दिया डिफरेंस तो बात ही खत्म हो गई सर। पर अगर आपने रिप्लाई दिया ही नहीं या आपने रिप्लाई दिया पर वो जस्टिफाइबल नहीं था, प्लस आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे भी नहीं किया, तो ऐसे केस में सर यहां पर हमको बोल दिया है क्या नेक्स्ट मंथ का आपको ना तो जीएसटी 1 फाइल करने देंगे, ये रहा सर, ये प्रोविजन किया, नेक्स्ट मंथ का ना तो आपको जीएसटी 1 फाइल करने देंगे ना इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने देंगे अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी, प्लस जो अमाउंट आपका डिफरेंस आ रहा है वो हम डायरेक्ट रिकवरी शुरू कर देंगे एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 79, रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे आपके अगेंस्ट। समझे मेरी बात? डन, ये रूल नंबर 88C खत्म होता है अब। पर मैं अब एक काम करता हूं, आपको पढ़ा भी देता हूं लैंग्वेज बेटा इसकी, समझे? आई थिंक रूल समझ में आया, मजा आया सर आपको, वापस रिपीट करता हूं बेटा मैं। अच्छा, पहले मैं आपको सिंस यहाँ पे रूल नंबर 88C का रेफरेंस आ रहा था और 88C के बेस पे ही ये वाला रूल, ये वाला पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको 88C पहले पढ़ाया बेटा। 88C का मैंने आपको मीनिंग बताया क्या होता है, एक बार मैं आपको 88C डिटेल में वापस से समझा देता हूँ बच्चा, फिर हम उस पॉइंट को वापस से पढ़ लेंगे सर। ओके, मैनर ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। अच्छा चलो एक बात और कर लेता हूं आपसे देखो बच्चों, आपने जीएसटी 1 फाइल किया, आप सप्लायर में रेसिपिएंट, और आपने जैसे जनवरी 2023 का आपने जीएसटी 1 फाइल किया पर जनवरी 23 का आपने 3B फाइल ही नहीं किया और 30 सितंबर निकल गया अगले साल का बेटा, तो मेरे को वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी और 30 नवंबर या उससे पहले पहले मेरे को अपने 3B के अंदर या तो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी या लायबिलिटी में वो अमाउंट ऐड करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? बाद में जब आप पे करोगे तब मेरे को, जब बाद में जब 3B फाइल करोगे तब मैं आई कैन रीअवेल द क्रेडिट, ये हमने पढ़ा हुआ है आईटीसी चैप्टर में रूल नंबर 37A। अब सर आपने क्या दिमाग लगाया है कि तो रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ जाएगा, तो लोगों ने क्या किया, जीएसटी 1 जनवरी महीने का फाइल किया जिसमें लायबिलिटी दिखाई जाता जो एक्चुअल थी बेटा, और 3B के अंदर लायबिलिटी दिखाई बहुत कम और उतना ही पे किया आपने टैक्स। तो 37A तो कब अट्रैक्ट होता है, जब आपने 3B फाइल नहीं किया हो, तो रेसिपिएंट को तो दिक्कत ही नहीं आ रही सर, वो तो क्रेडिट लिया जा रहा बेटा आराम से मजे से, और साहब गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही नहीं रहा, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 88C भी इंसर्ट कर दिया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया, अगर सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया जिसके अंदर लायबिलिटी ज्यादा दिखाई और 3B जो फाइल किया उसमें लायबिलिटी कम दिखाई तो गवर्नमेंट ने बोला रूल नंबर 88C के थ्रू कि हम एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे और उस परसेंटेज से अबोव अगर आपकी लायबिलिटी पेंडिंग है, उससे अबोव अगर आपकी लायबिलिटी एक्सीड करती है जीएसटी 1 एज कंपेयर टू जीएसटी 3B, तो ऐसे केस में उस सप्लायर को डिपार्टमेंट इंटीमेशन भेजेगा थ्रू जीएसटी पोर्टल और इंटीमेशन भेज के बोलेगा या तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो पे कर दो या फिर हमें इस नोटिस का रिप्लाई दो। अगर आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देते हो तो कहानी खत्म बेटा, वहीं पे नहीं पे करते हो तो रिप्लाई दीजिए हमको सर, 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा या फिर 7 डेज के अंदर आपको पे करना पड़ेगा साहब। 7 दिन के अंदर या तो पे करो या 7 दिन के अंदर रिप्लाई दो, या तो आपने पे कर दिया काम खत्म, या अगर आपने रिप्लाई दिया और रिप्लाई अगर जस्टिफाइबल है तो बहुत अच्छी बात है सर, रिप्लाई अगर जस्टिफाइबल नहीं लगता डिपार्टमेंट को तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट क्या कर देगा साहब, रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा इन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 79। क्लियर? डन। सरकार पढ़िए सर, ये रूल मैंने वापस रिवाइज करा दिया, एक बार रूल नंबर 88C की लैंग्वेज पढ़ लीजिए सर। Where the tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supplies furnished in form number GSTR 1 or using the invoice furnishing facility in respect of a tax period exceeds the amount of tax payable by him in accordance with the return for that period furnished by him in form number GSTR 3B by such amount and such percentage as may be recommended by the GST Council, the said registered person सर अगर वो सच अमाउंट या सच परसेंटेज से एक्सीड करता है डिफरेंस तो सच पर्सन शेल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी DRC 01B। अब ये फॉर्म नंबर याद नहीं करोगे चल जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शेल ऑल्सो बी सेंड टू हिज ईमेल एड्रेस हाईलाइटिंग द सेड डिफरेंसेज एंड डायरेक्टिंग हिम टू, मतलब कॉमन पोर्टल पे तो आपको नोटिस आ जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा ये नोटिस, और उसमें साफ साफ बोलेंगे ये डिफरेंस आ रहा है और उसको बोलेंगे
डायरेक्ट करेंगे क्या, या तो भाई पे कर दे तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 03, या फिर एक्सप्लेन दी अफोर्सेड डिफरेंस इन द टैक्स पेएबल ऑन द कॉमन पोर्टल। या तो आप रिप्लाई दीजिए, एक्सप्लेन करिए कि ये डिफरेंस क्यों है, क्या गलती थी सर आपसे, या फिर डिफरेंस अमाउंट जो है वो पे कर दो विद इन 7 days। सर अब 7 दिन में या तो रिप्लाई करना है फिर पे करना है। सर अब क्या होगा, सब रूल नंबर 2 बोलता है द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू इन सब रूल नंबर 1 शेल अपॉन रिसीट ऑफ द इंटीमेशन रिसीव होने के बाद या तो क्या करेगा वो, इधर पे द अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी एज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर GST DRC 01B fully or partially along with interest under section number 50 through form number GST DRC 03, या तो पे कर देगा and furnish the details thereof in part B of GST DRC 01B। मतलब जो नोटिस आया था ना सर फॉर्म नंबर GST DRC 01B में, सर उसके पार्ट बी में रिप्लाई पार्ट बी में बोल देगा कि साहब ये मैंने पे किया, उसका डिटेल ये रहा। या फिर फर्निश रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल इनकॉर्पोरेटिंग द रीजंस कि इन कारणों से गलती हो गई थी साहब, इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी दैट हैज रिमेन्ड अनपेड इफ एनी इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म नंबर GST DRC 0B। तो फॉर्म नंबर GST DRC 01B जो है इसमें डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा, उसके पार्ट ए में तो उन्होंने लिखा होगा कि या तो आप टैक्स पे करो या हमको एक्सप्लेन करो, और पार्ट बी में आप उनको या तो टैक्स पे करके बता दोगे हमने टैक्स पे कर दिया है, या फिर उसका रिप्लाई दोगे आप। क्लियर, 7 दिन के अंदर आपको ये रिप्लाई देना पड़ेगा, फिर पे करना पड़ेगा और इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को इन पार्ट बी कि हमने ये पे कर दिया सब। सर अब वेयर या तो आपने पे ही नहीं किया, या पे किया तो पूरा पे ही नहीं किया, प्लस रिप्लाई दिया तो वो जस्टिफाइबल नहीं है, फिर रिप्लाई ही नहीं दिया, मतलब 7 दिन में कुछ भी नहीं किया, या 7 दिन में जो रिप्लाई दिया वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो रिकवरी शुरू कर देंगे। ये पॉइंट यहाँ लिखा है, वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रेफर टू इन सब रूल नंबर 1 रिमेन्स अनपेड विद इन द पीरियड ऑफ 7 days which is specified in the said sub rule, and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default। या तो कोई रीजन आपने दिया ही नहीं, या फिर रीजन तो दिया है बट रीजन इज नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर बोलता है ये कोई कारण होता है क्या, बेवकूफ बना रहा हमको। तो द सेड अमाउंट शेल बी रिकवरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 79 और 79 में बोला हुआ है क्या, ये सेल्फ असेस्ड टैक्स है, विदाउट इश्यू ऑफ एनी शो कोज नोटिस वो डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। क्लियर, डन, समझे मेरी बात, डन। और हाँ साथ ही साथ अगले पीरियड का आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश नहीं कर पाएंगे, ये लिखा है ऊपर, ये देख लीजिए सर। ये देखिए मालिक क्या लिखा है, a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub rule number 1 of rule number 88C in respect of a tax period shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or service or both under section number 37 in form number GSTR 1 or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period। नेक्स्ट टैक्स पीरियड का आपको ना GSTR 1 फाइल करना देंगे, ना हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश करना देंगे, unless he has either deposited the amount specified in the said intimation, या तो आपने वो अमाउंट पे कर दिया तो ठीक है साहब, या फिर or has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid as required under the provisions of sub rule number 2 of rule number 88C। मतलब या तो आप रिप्लाई दे दो 7 दिन के अंदर, या आप अमाउंट पे कर दो, तो आपका सब्सिक्वेंट पीरियड का GSTR 1 हम या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश करना देंगे, नहीं तो GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपके लिए ब्लॉक कर दी जाएगी बच्चों। क्लियर माहौल सरकार, आई होप ये रूल नंबर 88C समझ में आया, मस्त रूल था सर ये वाला। सर लेट फाइलिंग फी, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो उसके लिए लेट फाइलिंग फी क्या है वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई सर, पर एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए, एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो उसकी लेट फाइलिंग फी कितनी है बेटा, ₹100 पर डे, ये CGST का लेट फाइलिंग फी, और 0.25% of the turnover of the registered person in the state whichever is lower। CGST का लेट फाइलिंग फी कितना है बेटा, ₹100 पर डे और 0.25% of the turnover in the state whichever is lower। अब 0.25% of the turnover in the state ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है बच्चों, और ₹100 पर डे ये भी बड़ा अमाउंट होता है बेटा, whichever is lower। इसलिए सिंस लेट फाइलिंग फी बहुत ज्यादा होती है सर ये वाली, और एनुअल रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो अगर आप, एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी गवर्नमेंट ने क्या की बेटा, रिड्यूस करी है। द गवर्नमेंट इज रिड्यूस द लेट फाइलिंग फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स, उससे पहले वाले नहीं बेटा, 22-23 ऑनवर्ड्स अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो तो लेट फाइलिंग फी कितना होगा, देखिए ध्यान से,
अगर केस नंबर 1, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 CR इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल का आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो उस फाइनेंशियल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹5 करोड़ तो ₹25 पर डे, लेट फी कितनी बेटा, ₹25 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब ₹25 पर डे और 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। क्लियर? विच एवर इज लोअर, ये CGST का लेट फाइलिंग फी है। और जिनका टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ एंड अप टू ₹20 करोड़ है इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो लेट फाइलिंग फी कितना सर, ₹50, डबल 50 और 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर। मतलब जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था तो ₹25 और 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर, और जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ और अप टू ₹20 करोड़ था तो ऐसे केस में ₹50 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। क्लियर? ये लेट फाइलिंग फी हो गया, एनुअल रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो। पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन ₹20 करोड़ तो लेट फाइलिंग फी भाई इतना ही रहेगा जो नॉर्मल होता है बेटा, कितना, ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। क्लियर? डन। तो ये 20 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए ही कम करी है। उससे ऊपर टर्नओवर अगर आपका था और उस साल का आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में लेट हो रहे हो तो ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। क्लियर? यही रहेगा। बाकी 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 25 और 0.02%, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा अप टू ₹20 करोड़ है तो ₹50 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर। क्लियर? माहौल, दिस इज द लेट फाइलिंग फी अंडर CGST। ओके, डन सर। आइए बच्चों, अब बढ़ रहे हम कहां, रिफंड्स अंडर GST वाले चैप्टर की तरफ, रिफंड्स अंडर GST वाले टॉपिक की तरफ। कि साहब रिफंड्स में क्या चेंज हुआ है? खास बात, कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक सिंपल सा पॉइंट ऐड हुआ है। तो मैं बताता हूं बच्चों। सर पता है, आज मान लो मैं अगर GST में रजिस्टर्ड नहीं हो या आप एंड कंज्यूमर हो बच्चों, यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST या यू आर एंड कंज्यूमर, आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज करी। अब सर वहां पे मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, मैं मान लो बिल्डर हूं, आपने फ्लैट बुक कराया, आपने ऑफिस बुक कराया, मैंने आपसे कोई अमाउंट ले लिया एडवांस में, उस पर GST का अमाउंट ले लिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, कल को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया किसी कारण से। क्लियर? अब आप मेरे से रिफंड लेने आते हो, अब मान लो रिफंड लेने आते हो मेरे से और मेरा क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट निकल गया बच्चा। क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम कितना बेटा, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर, याद आया बच्चों आपको? या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर निकल गया बेटा, 2 साल बाद अब आए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया इसलिए। अब मैं बोलूंगा भाई GST का क्रेडिट नोट तो मैं इश्यू कर ही नहीं सकता, गवर्नमेंट मेरे को GST का रिफंड देगी नहीं, तो मैं तो आपको GST का अमाउंट काट के बाकी का जो वैल्यू वो जरूर रिफंड कर दूंगा बेटा। तो अब ऐसे केस में बर्डन तो आपने बोन किया टैक्स का, अब टैक्स का बर्डन आपने बोन किया, नाउ यू कैन क्लेम द रिफंड, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है क्या, जिसने बर्डन बोन किया टैक्स का उसको रिफंड मिलना चाहिए बेटा। तो आपने बर्डन बोन किया है टैक्स का, आपको रिफंड मिलना चाहिए, नाउ यू विल अप्लाई फॉर रिफंड। तो सर जब एंड कंज्यूमर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है उसका प्रोसीजर पहले डिफाइंड नहीं था, अभी आगे एक सर्कुलर बता रहा हूं मैं आपको, आगे प्रोसीजर बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, जहां पे पूरा रिफंड का सिस्टम दिया है बच्चा। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रिफंड के लिए अप्लाई करता हो, यहां पे डॉक्यूमेंट्स के लिए सर पता है, अगर अमाउंट ऑफ रिफंड इज एक्सीडिंग ₹2 lakhs तो CA का सर्टिफिकेट चाहिए बेटा, हाँ है ना? तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो ना तो उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ना उसको CA का सर्टिफिकेट चाहिए कि बर्डन उसने बोन किया है। सेल्फ डिक्लेरेशन भी देने की जरूरत नहीं बेटा, 2 लाख से कम का अमाउंट होता है, 2 लाख या उससे कम अमाउंट होता है तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने बर्डन बोन किया, वो भी जरूरत नहीं सर इसके अंदर। पढ़ो फर्दर, सर्टिफिकेट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट is not required to be furnished in cases where refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of the tax. अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोन किया है उसको कोई CA के सर्टिफिकेट की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? हम आगे बात करेंगे सर, इसका पूरा प्रोसेसर देगा, हम बात करते हैं सर आगे। सरकार चलिए, बीच में एक सर्कुलर और है, बस एक सर्कुलर और कुछ भी नहीं सर, पूरे रिफंड चैप्टर में बेटा कोई अमेंडमेंट नहीं बच्चा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, पिछली बार आपने पढ़ा होगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड के फॉर्मूला में एक अमेंडमेंट हुआ था सर। अमेंडमेंट क्या हुआ था सर? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मान लो रेट ऑफ टैक्स है 5%, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में केवल इनपुट्स के ITC का रिफंड मिलता है।
तो रिफंड के फॉर्मूला में अमेंडमेंट ये हुआ था कि इनपुट्स का जो आईटीसी एलोकेट हुआ है टुवर्ड्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले सप्लाई के लिए माइनस करेंगे खुद का लायबिलिटी बेटा। अब खुद का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो लायबिलिटी था उसको भी अपोर्शन करेंगे अमंग द आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब जो सप्लाई है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, जैसे मान लो सप्लाई था 1 करोड़ का, उस पर लायबिलिटी 5% होता है कितना 5 लाख का लायबिलिटी है। 5 लाख का लायबिलिटी के लिए आईटीसी इनपुट का भी और इनपुट सर्विस का भी है, तो आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट्स डिवाइड बाय आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विसेज, ये प्रोपोर्शन करके इनपुट के लिए जो लायबिलिटी एलोकेट हो रही है उतना ही लायबिलिटी लेस करेंगे आईटीसी रिफंडेबल में से बेटा, और वो अमाउंट जो आएगा वो रिफंडेबल होता है। तो ये फॉर्मूला में जो अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए सर्कुलर है कि ये फॉर्मूला जो अमेंडमेंट हुआ ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा। सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला ये कोई क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट नहीं है, ये कोई क्लेरिफिकेशन नहीं साहब, ये लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया है, और लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट होता है तो जब तक लॉ के अंदर स्पेसिफाइड नहीं होता तब तक ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होगा। इसलिए जो रिफंड एप्लीकेशंस, ये एक्चुअली फॉर्मूला में अमेंडमेंट किया था कब 5 जुलाई 2022 को, 5th of July 2022 को फॉर्मूला में अमेंडमेंट किया था। अच्छा फॉर्मूला मैंने शॉर्टकट में आपको बताया जस्ट अभी, रिफंड ऑफ एक्युमुलेटेड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये रिफंड का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया शॉर्टकट में वो आप एक बार रेफर कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आया तो बेटा। इस बार का अमेंडमेंट नहीं वो, जस्ट यहाँ पे एक सर्कुलर ये इशू हुआ कि 5 जुलाई 2022 को ये फॉर्मूला अमेंड हुआ है। तो वेदर द सेम विल ऑल्सो अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ refund applications filed before 5th of July 2022 and pending with the proper officer as on 5th July 22। फॉर्मूला अमेंड हुआ 5 जुलाई 2022 को, तो 5 जुलाई 2022 से पहले जो रिफंड की एप्लीकेशंस अप्लाई कर चुके हो बेटा सर, और जो रिफंड के एप्लीकेशंस पेंडिंग है प्रॉपर ऑफिसर के पास में, क्या उन पे भी नए फॉर्मूला से ही कैलकुलेशन होगी या 4 जुलाई तक पुराने फॉर्मूला से अमेंडमेंट, पुराने फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड मिलेगा और 5 जुलाई से नए फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगा। तो ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि सिंस ये अमेंडमेंट है कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए 4 जुलाई तक जो रिफंड एप्लीकेशन आप फाइल कर चुके हो वो पुराने फॉर्मूला से ही चलेगी। सर पढ़िए सर, अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 5 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स मॉडिफाइंग फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड therein. The said amendment is not clarificatory in nature and is applicable prospectively with effect from 5th of July. Accordingly, it is clarified that the said amended formula under rule number 89 sub rule number 5 for calculation of refund of ITC on account of inverted duty structure would be applicable in respect of refund applications filed on or after 5th July 22। 5 जुलाई 2022 या उसके बाद जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी उसी पे नया फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर पुराने रिफंड एप्लीकेशंस पे पुराने फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है। द रिफंड एप्लीकेशंस फाइल्ड बिफोर 5th जुलाई 2022 विल बी डेल्ट एज पर फॉर्मूला एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द अमेंडमेंट मेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2022। मतलब सर जो 5 जुलाई 2022 से पहले रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर चुके थे उनको पुराने फॉर्मूला के हिसाब से कम रिफंड मिलता था, उतना कम ही मिलेगा साहब। नए रिफंड के फॉर्मूला का फायदा 5 जुलाई या उसके बाद जिन्होंने नए रिफंड के लिए अप्लाई किया उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेगा बच्चों। क्लियर, डन। अगेन एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कोई खास अमेंडमेंट नहीं था, कोई क्लेरिफिकेशन था ये बेटा। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में जो झगड़े थे उनको खत्म करने के लिए था ये माहौल। आओ बच्चों, ये रहा प्रिस्क्राइबिंग मैनर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्संस, सर्कुलर नंबर 188, सर्कुलर रूल, ये सब कुछ मैंने मर्ज करके सिंगल एक ही टॉपिक में डाल दिया बेटा। आइए बच्चों बात कर लेते हैं रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में सिस्टम क्या होता है। सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, पहले तो इस सर्कुलर ने 2 केसेस में 2 एग्जांपल दिए और उन एग्जांपल के थ्रू इस सर्कुलर को समझाने की कोशिश करी। मैं भी आपको समझा देता हूँ 2 एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल बिल्डर वाला जो मैंने आपको दिया बेटा। फॉर एग्जांपल आई एम अ बिल्डर, मैंने सर कोई बिल्डिंग बना रहा हूं साहब, मैंने आपसे कोई एडवांस लिया, बुकिंग करा दी सर आपने फ्लैट की या ऑफिस की सर, और आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप फ्लैट बुक कराते हो या ऑफिस बुक कराते हो तो ऐसे केस में जितना सर आपने एडवांस अमाउंट मुझे दिया है वो जीएसटी उन फ्लैट्स पर उन ऑफिसेस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, और जितना अमाउंट आपने मुझे दिया उतने अमाउंट पे जीएसटी मुझे पे करना पड़ता है साहब। तो सपोज कोई बंगलो, कोई फ्लैट था, कोई ऑफिस था जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपने बुकिंग कराया साहब, आपने मुझे 1 CRPU 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया, प्लस मान लो 12% जीएसटी था, 12% जीएसटी भी दे दिया, 1 करोड़ 12 लाख रुपया टोटल अमाउंट था। 3 करोड़ मान लो फ्लैट का, 3 करोड़ का फ्लैट था साहब, अब 1 करोड़ एडवांस दिया विद जीएसटी, 1 करोड़ 12 लाख मैंने आपसे ले लिया सर। अब
किसी कारण से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, बिल्डर अब बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है या टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल। ओके मालिक, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको रिफंड करूंगा आपका अमाउंट बेटा। अब आपने मुझे कितना पे किया है, 1,12,00,000। अब मैं जब रिफंड करने जा रहा हूं तो मैंने जब आपसे 1,12,00,000 रुपए लिए तो आउट ऑफ रुपीज 1.12 करोड़ 12 लाख रुपए तो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूं बेटा, क्योंकि वो जीएसटी का अमाउंट था। अब मेरे पास है कितना, 1 CR। तो सर ऐसे केस में क्या होता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है, टर्मिनेट होता है, तो मैं आपको जीएसटी का क्रेडिट नोट दूंगा बेटा। अब जीएसटी क्रेडिट नोट मैंने अगर आपको इश्यू किया तो उस क्रेडिट नोट के बेस पर मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब 12 लाख का मेरे को गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा और मैं आपको पूरा 1,12,00,000 रुपया रिफंड दे दूंगा। पर क्रेडिट नोट इश्यू करने का एक टाइम लिमिट है बेटा। देयर इज अ टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट, जो दिया हुआ है सर सेक्शन नंबर 34 में, और बोला है क्या, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक मैं क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता हूं, उसके बाद जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पाऊंगा। अब साहब सपोज 2 साल तो हो गए आपको पेमेंट किए हुए, तो जिस फाइनेंशियल में आपने मुझे पेमेंट किया था उसके बाद वाला 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑलरेडी क्रॉस हो चुका। अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है बेटा। अब आपने मुझे 1,12,00,000 रुपए दिए, मैं क्या बोलता हूं भाई साहब 12 लाख तो गए गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट मेरे को रिफंड नहीं दे रही, तो मैं आपको कैसे रिफंड दूं, मैं तो आपको 1 करोड़ ही दूंगा साहब, तो क्या 12 लाख लुट गए। तो वहां गवर्नमेंट ने यहां सर्कल या रूल प्रिस्क्राइब किया और बोला क्या, चिंता मत कर अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिफंड देंगे, हम तेरे को रिफंड देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बर्डन बोन किया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो सर यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड। और ऐसे केस में जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, आई रिपीट, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, जिस दिन वो आपको लेटर दिया मैंने टर्मिनेशन का, वहां से 2 साल के अंदर यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ ₹12 लाख। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दे दिया, उस पर जो जीएसटी बनता था वो गवर्नमेंट साहब डायरेक्ट लेके आएंगे। अब सर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, सर मैं रिफंड कैसे लेके आऊंगा, गवर्नमेंट कैसे देगा, वो सब यहाँ पे रूल प्रिस्क्राइब करके बताया गवर्नमेंट ने कैसे रिफंड मिलेगा, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभी सर। चलिए एक केस तो ये, एक और एग्जाम्पल देता बेटा मैं। मान लो आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली बेटा, वन टाइम इंश्योरेंस स्कीम था बेटा, वन टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम था बेटा। आपने ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए मेरे को एक साथ प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है मालिक। अब 10 लाख रुपए का आपने मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, उस पर जो जीएसटी था वो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब 10 साल का इंश्योरेंस था वो बेटा, बीच में ही इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, और सर जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो सरेंडर वैल्यू या कुछ अमाउंट मैंने आपको रिफंड किया बेटा। अब कुछ अमाउंट मैंने रिफंड किया तो अगेन आप क्या बोलते हो साहब, मान लो 10 लाख में से मैंने आपको 3 लाख रुपए रिफंड किए, तो आप बोलते हो भाई साहब मैंने 10 लाख प्लस जीएसटी का अमाउंट दिया था आपको, तो आपको रिफंड तो 3 लाख प्लस जीएसटी का मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने यहां पे बोला, अच्छा ऐसे केस में अगेन वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो बोलती है क्या, हमने 10 लाख पे पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, अब क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट निकल चुका, अब हमको गवर्नमेंट रिफंड नहीं देगा, तो हम आपको जीएसटी का अमाउंट कैसे रिफंड दे। तो अगेन दिस इज द फिट केस फॉर दिस प्रोविजन, और यहां बोल दिया क्या, ओ अनरजिस्टर्ड पर्सन चिंता मत कर, तेरे को रिफंड हम देंगे। क्लियर। अच्छा ये जो सर्कुलर है, ये जो प्रोविजन है, केवल इन 2 केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो केवल एग्जाम्पल मैंने आपको दिए बेटा, इस सर्कुलर में भी ये दोनों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बेटा। अब ऐसे केस में रिफंड अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो कैसे लेगा, क्या सिस्टम रहेगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट, वो सब मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। सबसे पहली बात, 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई करना है। 2 साल कब से होंगे बच्चों, आप ध्यान से सुनो, सब बातें यहां लिखी हुई बेटा, ये सब 1.5 पेज में मैंने आपको पूरा प्रोविजन दे रखा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ध्यान दे रहा हो तो बेटा, याद हो जाएगा सर यहाँ पे फिट। सबसे पहली बात, 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अब 2 साल कब से सर, वैसे रिलेवेंट डेट देखा जाए तो वहां लिखा है क्या, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जिस दिन रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव होता है वहां से 2 साल के अंदर वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ऐसे केस में तो आपको सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल हो गया, तो 2 साल कब से काउंट करेंगे, जब आपने एडवांस दिया था वहां से, नहीं नहीं नहीं, जिस दिन लेटर ऑफ टर्मिनेशन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है उसका लेटर आपको रिसीव होता है, वहां से 2 ईयर के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड बात, कितने अमाउंट के जीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई कर पाएगा, जितना अमाउंट बिल्डर या वो सर्विस सप्लायर, इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जितना रिफंड दे रही है उतना प्रोपोर्शनेट उस पर जो जीएसटी का अमाउंट बनता है उतना रिफंड कस्टमर को मिलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा सर। एग्जांपल, जैसे आपने फ्लैट के केस में मेरे को 1 CR प्लस 12%, 1,12,00,000 रुपए दिए थे बेटा,
कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मैं अगर आपको पूरा 1 करोड़ रिफंड दे रहा हूं तो पूरा 12 लाख आपको रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट से। पर अगर मैंने आपको 90 लाख रुपए ही रिफंड किया इस पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो 90 लाख जो मैंने आपको रिफंड किया है उस 90 लाख पे जो 12% जीएसटी बनेगा, क्योंकि मेरे केस में 12% वाज द जीएसटी, 1 करोड़ प्लस 12% जीएसटी था बेटा, तो 90 लाख पे जो 12% जीएसटी बनता है सर 10,80,000 उतना ही रिफंड आपको मिलेगा, पूरा 12 लाख रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर? मान लो किसी केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताई आपको बेटा, इसमें 10 लाख रुपए का प्रीमियम था, उस पर जीएसटी में गवर्नमेंट को ऑलरेडी पूरा पे कर चुका हूं, अब आपको रिफंड कितना मिल रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल हो रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप कैंसिल कर रहे हो तो 3 लाख रुपए रिफंड मिल रहा है, तो 3 लाख पे जो टैक्स बनता है उतना ही आपको रिफंड मिलेगा सर। क्लियर? डन। चलिए सरकार, थर्ड बात, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड अंडर जीएसटी इज 1000 बेटा, तो 1000 से कम का अमाउंट हुआ जीएसटी का अमाउंट का, तो रिफंड मत पहुंचाना बेटा, रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात, आपको कौन से फॉर्म में रिफंड के लिए अप्लाई करना है? नॉर्मल जो जीएसटी आरएफडी 01 नंबर का फॉर्म है उसी फॉर्म में रिफंड के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे बेटा। ओके सर, अब आप बोलोगे रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, तो क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्पररी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा सर। आई रिपीट, आपको टेम्पररी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सुनना ध्यान से, तो आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पैन नंबर के बेस पे मिलेगा बेटा, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पे आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप उसके थ्रू पहले तो टेम्पररी नंबर लीजिए। अच्छा, अब सुनना बात को ध्यान से बेटा, अब आपको इसका सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो सुनना बच्चों ध्यान से। ये सब बातें यहां पे लिखी है सर, मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर पैन नंबर, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए इन फॉर्म नंबर जीएसटी आरएफडी 01 रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन के कॉलम, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले टैब को सेलेक्ट करके रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अब सर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो होता है बेटा वो कहाँ लेना है, कैसे लेना है बेटा? सबसे पहली बात, आपको जो कॉमन पोर्टल पे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ योर पैन लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको आपका बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आपको रिफंड चाहिए, जो और वो बैंक अकाउंट डिटेल आपके दोस्त के नाम का नहीं हो सकता, आपके फैमिली मेंबर के नाम का नहीं हो सकता है, आपके ही नाम पे होना चाहिए बेटा। जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके नाम पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसी के नाम का बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए बेटा। तो सर और उसी पेन नंबर के बेस पे वो बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए बेटा, आपका पेन से लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट नंबर बेटा। ओके, तो सर आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, पैन नंबर देना पड़ेगा सर, उसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, अब किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है सर? मान लो बिल्डर है कहाँ, मुंबई में, मैं हूं कहाँ, उदयपुर राजस्थान में बच्चों, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं बेटा, बिल्डर जीएसटी में रजिस्टर्ड है कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में बेटा, तो मेरे को मुंबई महाराष्ट्र में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टेम्पररी बेटा। अच्छा, वैसे भी ऑनलाइन कोई तकलीफ वाली बात नहीं बेटा, मतलब जिस स्टेट में सप्लायर रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट में सप्लायर रजिस्टर्ड है उस स्टेट में मेरे को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वहां से रिफंड के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सेकंड बात, मान लो मैंने एक फ्लैट बुक करा था कहां, मुंबई महाराष्ट्र में, एक फ्लैट बुक करा था कहां, कर्नाटका में, एक फ्लैट बुक कराया मध्य प्रदेश में, सर सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, तो और मेरे को सबके लिए रिफंड के लिए अप्लाई करना है मान लो, तो मेरे को स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को हर स्टेट का लेना पड़ेगा सर। क्लियर? डन। अगली बात, सर जब मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा, मान लो मैंने महाराष्ट्र में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा दिया, रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं, अब सर महाराष्ट्र में किस्मत ऐसी खराब है, मैंने 3 फ्लैट बुक कराया था सर, एक सप्लायर ए था, बिल्डर ए था, बिल्डर बी था, बिल्डर सी था, और तीनों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, तीनों ने सर वो बोलते ना जब किस्मत ही हो, समझे मेरी बात, खराब, तो क्या करेंगे सर? वर्ड सारे मैं यहां यूज नहीं कर सकता आपके लिए बेटा, सर आप समझते बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सर तो ऐसे केस में मेरे को अब तीनों केस में रिफंड के लिए अप्लाई करना, तो तीनों की सेपरेट एप्लीकेशन होगी रिफंड के लिए, मतलब सप्लायर वाइज रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। डिफरेंट सप्लायर्स डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी फाइल्ड। हाँ, सिंस तीनों सप्लायर महाराष्ट्र में ही है तो मेरे को महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, 3 नंबर नहीं लेना, सिंगल लेना बेटा। 3 अलग अलग स्टेट होते हैं तो तीनों अलग अलग स्टेट में मेरे को अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा। क्लियर? डन। सर उसके बाद बात आती है क्या, सर मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सर आई नीड टू अप्लाई फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। कुछ नहीं है सर, सिंपल आपको पता है आधार ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होता है, मोबाइल नंबर पे लिंक आता है बेटा, उस पर वेरीफाई किया, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन हुआ, काम खत्म बेटा। क्लियर? फिर
सर बैंक अकाउंट डिटेल मेरे को सबमिट करनी पड़ती है, मैंने ऑलरेडी बात कर ली बेटा आपसे, क्लियर। फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 फाइल करना पड़ेगा। टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट दैट। सर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट क्या हम आगे पढ़ रहे हैं सर, अगले कॉलम में, अगले पॉइंट में हम पढ़ लेंगे सर। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड के लिए, क्लियर। और हाँ ऑब्वियसली मैंने सर 1 करोड़ रुपए बिल्डर को दिए थे, उस पर 12% 12 लाख रुपए टैक्स पे किया था, उसने टैक्स इन्वॉइस इशू किया, उस पर 12 लाख रुपए टैक्स था, और मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं 13 लाख के लिए, मिलेगा कभी नहीं। तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, जितना टैक्स इन्वॉइस पर टैक्स लिखा है बच्चा, उससे ज्यादा रिफंड कभी भी जीएसटी का नहीं मिलेगा ऑब्वियसली सर। फिर सर यहां पे एक बहुत अच्छी बात लिख दी कि क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट जो सेक्शन नंबर 34 में दे रखा है, वो अगर एक्सपायर हो गया ना बच्चों, तो ही ये रिफंड का सिस्टम है। मतलब अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट अभी भी है, वो 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर अब तक क्रॉस नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जो सप्लायर है बिल्डर या इंश्योरेंस कंपनी, वो जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू करेगी, और जो क्रेडिट नोट के बेस पे उसकी लायबिलिटी कम होती है, वो जीएसटी पोर्टल से उसकी लायबिलिटी कम होगी, और मैं अपने कस्टमर को वैल्यू प्लस टैक्स दोनों रिफंड करूंगा, उसको रिफंड के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा प्रोसीजर, ये उन्हीं केस में एप्लीकेबल होगा। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए तभी अप्लाई करेगा जीएसटी के लिए सर, जब टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट हैज बीन एक्सपायर्ड, क्लियर, डन। ये साफ साफ इस पॉइंट में कह दिया बेटा। आइए नाउ डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग द रिफंड क्लेम बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, सिंपल। अच्छा लॉजिकली आप खुद सोचे ना यार, आपने फ्लैट बुक कराया सर, तो डिपार्टमेंट कुल मिला के सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हाँ आपने टैक्स पे किया है, और ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब रिफंड मिलना चाहिए आपको सर। और क्या चाहिए डिपार्टमेंट को यार सर, तो सिंपल आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस होगी सर। डिटेल्स ऑफ इनवॉइस क्या क्या बेटा, नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड एंड डिटेल्स ऑफ पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड अलोंग विद द कॉपी ऑफ सच इनवॉइस। प्रूफ ऑफ मेकिंग सच पेमेंट टू द सप्लायर, आपने सप्लायर को पे किया, बिल्डर को आपने पे किया, उसका प्रूफ। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एज एप्लीकेबल एंटर्ड विद द सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपने जो बिल्डर ने एग्रीमेंट किया होगा सर, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट दिए होंगे सर, आपने जब प्रीमियम का अमाउंट पे किया होगा, या जो भी सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट है वो। द लेटर इश्यूड बाय द सप्लायर फॉर कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, भाई जो लेटर इश्यू किया होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया उसका बेटा, वो लेटर। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर ने मेरे को 1 करोड़ 12 लाख में से 90 लाख रुपए रिफंड कर दिया, या 1 करोड़ रिफंड कर दिया, जो भी रिफंड किया, या इंश्योरेंस कंपनी के एग्जांपल में 3 लाख रुपए का रिफंड किया, उसका लेटर डिटेल्स बेटा। अगेंस्ट कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ सच एग्रीमेंट अलॉन्ग विद प्रूफ देयर ऑफ बेटा, ठीक है साहब। तो कुल मिला के किन किन टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट आपने पेमेंट किया, वो टैक्स इनवॉइस की सारी डिटेल, आपने सप्लायर को पेमेंट किया था उसका डिटेल, उसका प्रूफ सर, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ उसका लेटर, एंड सप्लायर ने आपको कितना रिफंड किया उसका एविडेंस, उसका अमाउंट और उसका एविडेंस कितना अमाउंट रिसीव हुआ, प्लस एक सप्लायर से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बिल्डर से या इंश्योरेंस कंपनी से। इस एग्जांपल में सर्टिफिकेट क्या लेना पड़ेगा साहब, कि जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी थी, जिसके रेस्पेक्ट में वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को इस सप्लायर ने पे किया था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से मैंने बिल्डर ने न तो उसका जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू किया है, न उसके रिफंड के लिए उसने अप्लाई किया, ना वो रिफंड के लिए कभी अप्लाई करेगा। पता पड़ा आप भी रिफंड लेके आ गए, पता पड़ा ये भी रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, क्लियर। इसलिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सप्लायर से टू द इफेक्ट दैट ही हैज पेड द टैक्स, पहली बात तो टैक्स पे किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस और ऑन विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड बाय द एप्लीकेंट, इन इनवॉइस के रेस्पेक्ट में उसने टैक्स पे किया हुआ है, दैट ही हैज नॉट एडजस्टेड द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड अगेंस्ट दीज इनवॉइसेज अगेंस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी बाय इशूइंग क्रेडिट नोट, उसने क्रेडिट नोट के अगेंस्ट ये टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं करी है, एंड ऑल्सो दैट ही हैज नॉट क्लेम्ड एंड विल नॉट क्लेम रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज इनवॉइसेज, मतलब न तो उस टैक्स का उसने क्रेडिट नोट के थ्रू एडजस्टमेंट किया है, ना वो रिफंड के लिए कभी उसने अप्लाई किया था, ना वो अप्लाई करेगा। ये सर्टिफिकेट लेके आओगे आप सप्लायर से बेटा, क्लियर, डन। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर, गवर्नमेंट को ये एविडेंस चाहिए कि उनको टैक्स मिला था, बिल्डर ने क्रेडिट नोट इश्यू करके लायबिलिटी एडजस्ट नहीं करी है, ना उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, ना वो करेगा, क्लियर। तो ऐसे केस में आप जेन्युइनली प्रूव कर दोगे सर कि मैंने बर्डन बोन किया है, मेरे को रिफंड दे दो सर, मिल जाएगा सर आपको, क्लियर, डन। ये रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 2 में क्लॉज नंबर के ए और के बी इंसर्ट हुए थे सर, तो मैंने यहीं पर एक साथ एक ही टॉपिक के अंदर सब कुछ मर्ज कर दिया, सो दैट आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए बेटा। रिलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग रिफंड मैं आपको बता चुका हूं बेटा, 2 साल कब से बेटा, जिस दिन आपको वो लेटर मिला है, लेटर ऑफ कैंसिलेशन या टर्मिनेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हुआ है उसका जो लेटर मिला है वहां से 2 साल के अंदर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन मिनिमम रिफंड अमाउंट 1000 रुपये सर, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जस्ट क्लेरिफिकेशन सर, ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर। फिर लास्ट में प्रॉपर ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है साहब एप्लीकेशन प्रोसेस कर देना, जैसे आप नॉर्मल रिफंड के लिए अप्लाई एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हो वैसे इसको भी प्रोसेस कर देना सर, पढ़ लो। द प्रॉपर ऑफिसर शेल प्रोसेस द रिफंड क्लेम फाइल्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन इन अ मैनर सिमिलर टू दी अदर RFD 01 क्लेम्स। जैसे नॉर्मल RFD 01 में रिफंड के लिए एप्लीकेशन आती है उसी तरह से सर प्रॉपर ऑफिसर इनको भी प्रोसेस करेगा। द प्रॉपर ऑफिसर शेल स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन विथ रेस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस, की एप्लीकेशन कंप्लीट है, एंड इट्स एलिजिबिलिटी ऑफ द रिफंड क्लेम टू हिज सेटिस्फेक्शन। ऑफिसर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा पहले, एंड इश्यू द रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म नंबर GST RFD 06 अकॉर्डिंगली, एंड द प्रॉपर ऑफिसर शेल ऑल्सो अपलोड द डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर अलॉन्ग द रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म नंबर GST RFD 06, वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड भी कर देगा। एंड लास्ट, फर्दर इन केसेस वेयर द अमाउंट पेड बैक by the supplier to the unregistered person on cancellation or termination of the agreement or contract for supply of service is less than the amount paid by the registered unregistered person to the supplier। भाई 1 करोड़ रुपए आपने बिल्डर को दिए थे, बिल्डर ने रिफंड आपको केवल 90 लेगी की है, तो proportionate amount of tax involved in such amount paid back shall be refunded to the unregistered person। बेटा मतलब बिल्डर ने अगर आपको सप्लायर ऑफ सर्विस ने आपको प्रोपोर्शनल अमाउंट ही रिफंड किया है, कम अमाउंट रिफंड किया है, तो उसका जो प्रोपोर्शनल GST का अमाउंट बनता है वही आपको रिफंड मिलेगा। डन, ये मैं ऑलरेडी बात आपसे कर चुका बच्चा। इसी के साथ भारत माता की जय। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रिफंड के लिए अप्लाई करता है उसका सिस्टम भी खत्म होता है अब। ओके सर, एक बार मैं वापस से पूरा रिपीट कर देता हूं बच्चा, कुछ नहीं खास बात, कोई टफ पॉइंट नहीं है सर। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने बर्डन बोन किया है, उसको रिफंड मिलना चाहिए बेटा। कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, और वहां पे अगर सप्लायर को आप वैल्यू सप्लाई प्लस GST का अमाउंट पे कर चुके हो, सप्लायर ने GST का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया है, और सर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम नोट अगर है तो क्रेडिट नोट इश्यू करके सप्लायर टैक्स का अमाउंट एडजस्ट करेगा अपनी लायबिलिटी से सर, या रिफंड लेगा गवर्नमेंट से, और वो वैल्यू प्लस टैक्स का अमाउंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड करेगा। पर अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम निकल गया तो ही ये प्रोसीजर अप्लाई होगा। ऐसे केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। रिफंड के लिए अप्लाई करने के लिए उसको सर जहां सप्लायर रजिस्टर्ड GST में जहां पे उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना, उस स्टेट में उसको GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पैन नंबर। आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल देगा, बैंक अकाउंट उसका पैन नंबर से रजिस्टर्ड लिंक होना चाहिए और उसी के नाम पे होना चाहिए बच्चों। क्लियर। अब ऐसे केस में वो RFD 01 में अप्लाई करेगा, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करेगा कि साहब मैंने इतना, ये मेरा टैक्स इनवॉइस है जिसके केस मैंने सर्विसेज ली थी पर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, इतना अमाउंट मैंने सप्लायर को पे किया था, इसका एविडेंस ये रहा सर। फिर वो कितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, इतना अमाउंट मेरे को बिल्डर ने रिफंड किया है, सप्लायर ने मेरे को रिफंड किया, उसका सबके एविडेंस अटैच करेगा, साथ में सर्टिफिकेट लगाएगा सप्लायर का कि सर उसने ये जो टैक्स इनवॉइस पे टैक्स लगाया हुआ वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं करी है, ना उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, ना वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। ये सब अटैच करेगा डॉक्यूमेंट्स कौन, अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई किया। नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है रिफंड के लिए वही फॉलो करेगा प्रोसीजर। RFD 06 के केस में 06 के फॉर्म में आपको रिफंड सैंक्शन ऑर्डर मिल जाएगा अगर रिफंड एलिजिबल है आपका तो। क्लियर, डन। 1000 से कम का रिफंड अमाउंट होगा तो कभी रिफंड वैसे भी नहीं मिलता है बेटा आपको, रिफंड के लिए अप्लाई करना भी मत। 2 साल कब से काउंट करेंगे बेटा, जब वो लेटर ऑफ कैंसिलेशन या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है उस दिन से, जिस दिन लेटर इशू हुआ वहां से 2 साल काउंट करेंगे बेटा। क्लियर, डन। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और इसी के साथ ये रिफंड वाला टॉपिक का भी अमेंडमेंट खत्म होता है। अमेंडमेंट तो क्या था सर, सिंपल सा प्रोसीजर था अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, खत्म। कोई खास अमेंडमेंट नहीं था इस चैप्टर में भी बेटा। अच्छा एक बात और सर, आगे बढ़ने से पहले देखिए सर क्या लिखा है यहाँ पे। हम सोचते ना बस कल से पढ़ना चालू, क्या लिखा है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। अगर आप अपना बेस्ट आज कर रहे हो तो सर कल की बेस्ट प्रिपरेशन आज से चालू हो चुकी है बेटा। क्लियर, डन। चलिए सरकार इस लेक्चर को यही रोकते हैं बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शायद अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, आपको टेंशन नहीं हो रही है, मस्त होकर समझ में आ रहा है बच्चा। क्लियर, तो पढ़ते रहिए, क्या लिखा ऊपर पढ़ लीजिए सर। बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि सर अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल आप हो बेटा, और अगर आपने कर कुछ दिखाया है तो सर दुनिया आपके एग्जाम्पल देगी। एंड सर माई ऑल विशेज आर फॉर यू, ऑल द बेस्ट। लगा दो अपना पूरा दम। एंड सर बोलते ना अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ गया है सर, आपको खुद को प्रूव करने का वक्त आ गया है, लगा दो अपना पूरा दम। ऑल द बेस्ट। माहौल, मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ अमेंडमेंट ही बचे बच्चा। क्लियर, हम पढ़ेंगे अगले सेशन में बेटा माहौल के साथ। आइए, बाय बाय।